स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में बीए भाग द्वितीय वर्ष की पुस्तक सामाजिक विचारक के अंतर्गत सामाजिक विचारक मैक्स वेबर के सिद्धांत नौकरशाही में नौकरशाही का अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम नौकरशाही के उत्पत्ति के कारण, नौकरशाही व्यवस्था के लाभ तथा अन्य विद्वानों द्वारा नौकरशाही व्यवस्था के बताए गए दोष के बारे में जानेंगे। नौकरशाही की उत्पत्ति के कारण। नौकरशाही की उत्पत्ति के कारणों में पहला कारण आता है मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन। वेबर के अनुसार मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के कारण नौकरशाही तंत्र का उदय हुआ है। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। अधिकारियों की सेवा के बदले उन्हें वस्तुएं प्रदान की जाती थी, परंतु जैसे ही मुद्रा का प्रचलन हुआ, सभी कर्मचारी वेतनभोगी हो गए, जिसके फलस्वरूप बड़े संगठन का निर्माण करना और उसका संचालन करना बहुत आसान हो गया। इसी कारण नौकरशाही तंत्र विकसित हुआ। इसका अगला बिंदु आता है पूंजीवाद और औद्योगिकरण। बड़े बड़े उद्योगों के विकास के साथ व्यक्तिगत पूंजी का महत्व बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था उत्पन्न हुई। यह व्यवस्था एक तार्किक संगठन है, जिसे संचालित करने के लिए तार्किकता पर आधारित प्रशासनिक संगठन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी के फलस्वरूप नौकरशाही तंत्र का विकास हुआ। नौकरशाही की उत्पत्ति के कारणों के अंतर्गत अगला बिंदु आता है तार्किक जटिल संस्कृति का विकास। संस्कृति के विकास के साथ साथ उसमें तार्किकता और जटिलता आती है तथा परंपरागत अतार्किक संस्कृति के स्थान पर तार्किक संस्कृति स्थापित होने लगती है। इसके फलस्वरूप ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हुई जो तथ्यात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं अवैयक्तिक आधार पर प्रशासन चला सके। अगला बिंदु है प्रजातंत्र का विकास। वर्तमान समय में सभी समाजों में लोकतंत्र विकसित हो चुका है। लोकतंत्र और नौकरशाही तंत्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लोकतंत्र में आनुवंशिक आधार पर एवं संपत्ति के आधार पर व्यक्तियों के विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं। अतः पारंपरिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्थान पर प्रशासन चलाने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है। ये कर्मचारी नौकरशाही तंत्र का आवश्यक अंग है। इसी कारण प्रजातंत्र के विकास में नौकरशाही को पनपने के लिए अनुकूल आधार प्रदान किया है। नौकरशाही की उत्पत्ति के अगले कारणों में अगला कारण है प्रशासकीय कार्यों का गुणात्मक विस्तार। इसके अंतर्गत वेबर बताते हैं कि जैसे जैसे प्रशासकीय कार्य गुणात्मक रूप से विकसित होते गए, वैसे वैसे उनमें विशेषीकरण आता गया तथा इन विशेषीकृत विशिष्ट प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जिसमें तकनीकी रूप से श्रेष्ठ और विशेषीकृत कार्य किए जा सके। इसी कारण नौकरशाही तंत्र का विकास हुआ। अब हम आगे चर्चा करेंगे नौकरशाही व्यवस्था के लाभ के। इस व्यवस्था के कारण कुछ लाभ भी हुए हैं, जो इस प्रकार है। पहला है जटिल और विशेषीकृत कार्य करना संभव। जटिल सामाजिक व्यवस्था के साथ कार्यों में भी विशेषीकरण और जटिलता आ जाती है, जिन्हें विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण के बिना पूर्ण करना संभव नहीं है। नौकरशाही में भी कार्य दक्षता के साथ पूर्ण किए जा सकते हैं, जिस कारण सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। इस व्यवस्था के लाभ के अंतर्गत अगला लाभ आता है कार्यों में तकनीकी श्रेष्ठता। कार्य करने की स्पष्ट गति, लिखित प्रलेख, निरंतरता, तार्किकता, कार्य संचालन की सार्वभौमिकता आदि विशेषताओं के फलस्वरूप नौकरशाही में अन्य संगठनों की अपेक्षा कार्य तकनीकी रूप से श्रेष्ठ होते हैं। इससे समाज का विकास और प्रगति होती है। इस व्यवस्था के लाभ के अंतर्गत अगला बिंदु आता है संघर्ष कम करना। नौकरशाही की विशिष्ट प्रक्रिया और निश्चित नियमों की व्यवस्था के फलस्वरूप व्यक्तियों के कार्य क्षेत्र निर्धारित होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देता। इससे संगठन की एकता व कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष टाला जा सकता है। इस व्यवस्था के लाभ के अंतर्गत अगला बिंदु है कानून के साथ सामंजस्य।
वर्तमान में प्रचलित कानून में समानता, अवैयक्तिकता, व्यक्तिगत योग्यता का महत्व आदि गुण पाए जाते हैं। ये सभी तत्व नौकरशाही के आवश्यक अंग है। अतः कानून के साथ इसका सामंजस्य हो जाता है और समाज में नियंत्रण बना रहता है। इसका अगला लाभ है विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट प्रशासन। नौकरशाही तंत्र में दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन का कार्य श्रेष्ठ ढंग से संपादित किया जाता है। नौकरशाही व्यवस्था के लाभ के अंतर्गत अगला लाभ माना जाता है कि इसके अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक विषमताएं समाप्त हो जाती हैं। नौकरशाही तंत्र के विकास के साथ साथ पारस्परिक प्रतिष्ठित धनिक वर्ग के महत्व में कमी होने लगती है। वह निम्न वर्गों के योग्यताधारी व्यक्तियों का महत्व बढ़ जाता है। अतः पूंजी केवल कुछ ही व्यक्तियों में सीमित न रहकर समान रूप से वितरित होने लगती है। निम्न वर्गों को भी आगे आने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे पारंपरिक, आर्थिक व सामाजिक विषमताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है व समाज व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। इसके लाभ के अंतर्गत अगला लाभ माना जाता है आर्थिक विकास में सहायक। नौकरशाही तंत्र तार्किकता पर आधारित संगठन है तथा तर्क एवं विवेक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण अंग है। अतः नौकरशाही द्वारा आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान किया जाता है। इस प्रकार हमने अभी तक मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही सिद्धांत के अंतर्गत नौकरशाही का अर्थ, उसकी विशेषताएं तथा उसकी उत्पत्ति के कारणों के बारे में जाना। अब हम अन्य विद्वानों द्वारा नौकरशाही व्यवस्था में बताए गए दोष के बारे में जानेंगे। मर्टन ने अपनी पुस्तक द सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में नौकरशाही व्यवस्था के कुछ दोष इस प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला आता है प्रशिक्षित अयोग्यता। नौकरशाही में कुछ समय पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी उस समय जो कार्य श्रेष्ठ ढंग से पूर्ण करते हैं, परिवर्तित नवीन परिस्थितियों में वे कार्य श्रेष्ठ ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार नई परिस्थितियों पर उनके प्रशिक्षण से सामंजस्य नहीं होता है। इसका अगला बिंदु आता है व्यावसायिक विकृति। नौकरशाही में कठोर नियम व्यवस्था होने से कर्मचारी की सृजनात्मकता में कमी आती है और उसे व्यावसायिक संतुष्टि नहीं मिलती। व्यवसाय के प्रति शोभ कम हो जाता है। नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत मर्टन ने इसका अगला दोष बताया है उद्देश्य विहीनता। कई बार कठोर नियमों की पालना से अधिकारी निर्धारित उद्देश्य से बहुत दूर चले जाते हैं। अगला दोष आता है औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकता अधिक होती है, इसलिए समय और धन का दुरुपयोग के साथ साथ कार्य की गति धीमी हो जाती है। विशिष्ट परिस्थितियों में औपचारिकता के कारण समझौता नहीं हो पाता। इस व्यवस्था का अगला दोष माना जाता है लकीर का फकीर। इसके अंतर्गत बताते हैं कि नौकरशाही में कर्मचारी एक पद पर अधिक समय तक एक मशीन की भांति कार्य करता है। कठोर नियमों के कारण वह अपनी योग्यता के अनुसार निर्णय नहीं ले पाता। उसके आविष्कार की क्षमता नष्ट हो जाती है। वह बार बार उसी लकीर को पीटता रहता है। इस व्यवस्था के दोष के अंतर्गत अगला दोष बताया गया है लचीलेपन का अभाव। नौकरशाही एक लचीली व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें बदली हुई नवीन परिस्थितियों के अनुसार अधिकारी को कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए कार्य सही ढंग से पूर्ण नहीं हो पाता। अगला दोष बताया गया है लाल फीताशाही। इसके अंतर्गत कहते हैं कि नौकरशाही में अधिक औपचारिकताओं और कठोर नियमों के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में अनावश्यक विलंब हो जाता है। ये कार्य शीघ्रता से पूर्ण होने चाहिए, परंतु ये शीघ्रता से पूर्ण नहीं होने के कारण समाज का नुकसान होता है। कई बार संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अनावश्यक विलंब लाल फीताशाही कहलाता है। अगला दोष बताया जाता है विभागीकरण। इसके अंतर्गत कहते हैं कि नौकरशाही में विभिन्न कार्यों का विभाजन अलग अलग विभागों में कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में अपना साम्राज्य मानने लगता है और जनता को गलत दिशा देता है। इसलिए जनता अपना कार्य पूर्ण करवाने के लिए विभागों के चक्कर काटती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि नौकरशाही व्यवस्था का यह दोष है कि इसमें विभागीकरण पाया जाता है। इसके अगले दोष के अंतर्गत रुचि का अभाव इसका अगला दोष माना जाता है।
इसमें कहा गया है कि नौकरशाही में कठोर नियम व्यवस्था होने से व्यक्ति परंपरागत रूप से कार्य करता रहता है, जिससे उसका जीवन के प्रति उत्साह कम हो जाता है। यह उसकी कार्य कुशलता के विपरीत प्रभाव डालता है। अगला दोष माना जाता है कि साध्य की तुलना में साधनों को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि नौकरशाही में कई बार अधिकारी नियमों का पालन करते हुए यह भूल जाता है कि उसका मूल साध्य क्या था और वह केवल साधनों को ही अपनाए रखता है। इसलिए साध्य की तुलना में साधन अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार वेबर के द्वारा बनाए गए नौकरशाही के आदर्श प्रारूप की अनेक आलोचनाएं की गई, परंतु इस आदर्श प्रारूप में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वेबर के आदर्श प्रारूप की सहायता से भारतीय नौकरशाही तंत्र और आधुनिक सरकारी संगठन को समझा जा सकता है। प्रारूप की विशेषताओं द्वारा इसकी कार्यकुशलता का पता लगाया जा सकता है। भारतीय कर्मचारी तंत्र की अनेक विशेषताएं वेबर द्वारा बनाए गए आदर्श प्रारूप से मिलती हैं।